चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम लोग ने देखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी का एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोल लो, रेजोनेंस बोल लो, वीएसईपीआर के थ्रू बॉन्ड एंगल वगैरह की बात जो की थी, अभी तक जितना भी कुछ किया है सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसी के मॉडिफिकेशंस, है ना। अब हम लोग इन चीजों के थ्रू काफी सारे मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, which can be covered just by the valence bond theory with appropriate modifications, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंक्लूड करके, रेजोनेंस का कंसेप्ट इंक्लूड करके, वीएससीपीआर की बात करके, इन सब चीजों की बात करके वी हैव कवर्ड मेनी मेनी मॉलिक्यूल्स, है ना, मोर देन 100 150 जैसा तो आराम से हो। लेकिन इतना सब करने के बाद कहते हैं ना कभी कभी मेरी कश्ती वहां थी डूबी जहां पानी कम था, है ना। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बहुत बड़ा धोखा दे गया। कौन सा छोटा मॉलिक्यूल? जो एकदम बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा। कौन सा मॉलिक्यूल? जो अपन लोग हमेशा लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? CH4 हाँ, मीथेन O2 मीथेन लेते हैं क्या अपन? O2 लेते हैं हम। O2 लेते हैं। तो O2 ने धोखा दे दिया। इतना सिंपल बोला था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके लिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना। हम लोगों ने बोला दो ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है, इसके ऊपर भी दो लोन पेयर, है ना। ये बोला था। Yes, sir. Yes, sir. We are able to explain also. धोखा दे दिया इसने। धोखा कहाँ दे दिया यार? तो पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा ना। Yes, sir. हाँ सर। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो पहचान हुई। बोलते किसको है? which gets weakly attracted in the external magnetic field. If you apply external magnetic field, it will be weakly attracted by the external magnetic field, then it is paramagnetic. Diamagnetic किसको बोलते हैं? Which will be repelled by the externally applied magnetic field. ठीक है, तो वो बेसिक डेफिनेशन है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म की। लेकिन इसकी पहचान कैसे करते हैं? If there is no unpaired electron, all electrons are paired, then the substance will be called a diamagnetic. एंड इफ एटलीस्ट वन होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको देखने से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। पैरा diamagnetic. एवरीथिंग इज पेयर्ड ना। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, पेयर ही पेयर बोला हर बार, है ना। सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर O2 शुड बी डायमैग्नेटिक, है ना। लेकिन यहीं पर इसने धोखा दे दिया। पता चला O2 का जो मॉलिक्यूल है या उसका सैंपल जो है, दैट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस O2 इज पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक। ऐसे ही दो तीन मॉलिक्यूल मिल गए जिनकी कहानी जो थी उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा सब कुछ पेयर्ड है, लेकिन O2 निकला पैरामैग्नेटिक। वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल O2 है, एक मॉलिक्यूल B2 है, और O2 के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में सल्फर है, तो एक मॉलिक्यूल है S2। इन सबको देख के ऐसा लगा कि इनको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी पेयर्ड, बट ये तीन मॉलिक्यूल निकल गए पैरामैग्नेटिक। दैट वाज द थिंग which was not being explained by valence bond theory. कोई भी मॉडिफिकेशन इंक्लूड कर लो, हाइब्रिडाइजेशन ले लो, रेजोनेंस ले लो, कुछ भी ले लो, इनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर was not being explained by valence bond theory, including all its modifications also. And then we required a new theory. तो नई जो थ्योरी है उसके दो पर्पस है। एक तो ये है कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अभी तक, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। साथ ही साथ क्या होगा, देयर आर सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक O2+, ठीक है, इस तरह का N2+, इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जो थे, इनका स्ट्रक्चर अपन उससे नहीं बना सकते। देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्या करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डालना है कि उनको इलेक्ट्रॉन पेयर अलग से रखना है, जैसे NO2 में रखा था, तो पता चला इसमें बॉन्ड में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहीं नहीं आई है ना। अभी आई है क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में हो, ऐसा नहीं आया। ठीक है, सो इस तरह की ट्रेजेडी जब आ गई तो लोगों को लगा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, स्पेशली फॉर दीज केसेस। नाउ अब एक चीज ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बहुत डिफिकल्ट, extremely difficult, but extremely difficult for what? Luckily for those things which are not in our syllabus. ठीक है, जो सिलेबस में चीजें उसके लिए MOQ बहुत हल्का है, बहुत इजी है।
जो सिलेबस में चीजें उसके लिए। तो एमओटी एज अ होल इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट द गुड न्यूज इज द पार्ट विच इज इन आवर सिलेबस इज वेरी इजी। बहुत कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद कैलकुलेशन में तो मजा आएगा। अरे ये दे दो ना, इससे क्वेश्चन आएंगे तो बनेगा ही बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इस मोड में तुम चले जाओगे आफ्टर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो सीखेंगे, मतलब ऐसा ऐसा माना गया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करने के बाद जो चीजें आएंगी उसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे और सीखेंगे कि ऐसा कहा गया है कि ऐसा होता है, एंड देन थोड़ा बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट अदरवाइज वी नीड टू नो कि ऐसी चीजें होती हैं। और उसके बाद वी स्टार्ट राइटिंग मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, एंड में लिखा था ना एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या उसी में मान लो N3- लिख दिया, N- लिख दिया, अनायंस कैटायंस का, लेकिन वो एटॉमिक आयंस थे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयंस के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते थे, यहाँ एक नई चीज आएगी, नाम देखो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट मींस विल बी डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एक नई कहानी आई है जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास और कल के क्लास में मोस्टली ये हम लोग आराम से खत्म करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले इस बात पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंक्लूडिंग इट्स ऑल मॉडिफिकेशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, and then molecular orbital theory will be able to explain it, and then we'll start learning the molecular orbital theory. Clear है? यहाँ पर कहीं किसी को डाउट है अभी तक? Any doubt? No, Sir, sir. can you please make us write the paramagnetic and diamagnetic nature? एटॉमिक में बताया था ना? नहीं बताया था सर। ओके, Sir, जाके एक बार रेफर कर लो, लास्ट लेक्चर जो होता है ना, एकदम लास्ट लेक्चर, सीधा लास्ट लेक्चर उसमें देखोगे, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। देखो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर तुम ही बोलोगे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं पुरानी चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट गो टू माय चैनल, है ना, वहां पे तुमको एटॉमिक Okay, स्ट्रक्चर का sir. एक प्लेलिस्ट है, उसका लास्ट लेक्चर, बिल्कुल लास्ट लेक्चर चले जाना, उसमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, Sir, हम्म, sir, वो बॉन्ड में odd number of electrons का concept, can you explain it again? इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना, अच्छा, okay, sir. है ना। मान लो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें तुमको पता चले कि ये डबल बॉन्ड से ज्यादा का डबल बॉन्ड से छोटा लेंथ है एंड ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा लेंथ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और 3 के बीच में आने लगा ना। Sir, वो तो resonance में भी होता है ना? रेजोनेंस से होता था, लेकिन जहां रेजोनेंस ना हो वहां अगर आए तो Sir, तो वो हाथ explain. खड़े हो जाएंगे ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, Yes, sir. है Thank ना। you. Sir. वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम, ठीक है, इट विल एक्सप्लेन कि कहानी ही बिल्कुल अलग है। Okay, वो sir. सब चीजें पेयरिंग वेयरिंग सोच छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बोलेंगे कि जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं ना, तो नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एग्जिस्टिंग, एंड इन दोज ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग प्लेस्ड। ठीक है, तो इस तरह की कहानी चलने वाली, थोड़ी सी अलग कहानी है, डिफरेंट कहानी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जहां रेजोनेंस के कारण जहां फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता था, उसके अलावा अगर कहीं फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो वहां क्या रीजन है, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम। सो वी आर स्टार्टिंग दिस, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट में इसको बोलेंगे MOT। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वही कि कहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट। सो राइट डाउन paramagnetism of some molecules like O2, B2, S2 cannot be explained by VBT, including all its modifications. ठीक है,
इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैंने बताया, इन एडिशन टू दैट, in addition to that, nature and formation of molecular species like O2 plus, O2 minus, N2 plus, N2 minus, NO, etc. can also cannot be explained by VBT. ओके, बट ये चीजें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एमओटी से. These things can be explained by MOT. ओके, नोट कर जाओ इसको, फिर स्टार्ट करते हैं सारे पॉइंट एक एक करके देखेंगे. सर मतलब MOT is only for those molecules who do नहीं not ना, support कोई भी VBT. नई थ्योरी आती है तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो चीजें हैं वो बहुत ही सिंपल है. अपने सिलेबस में क्या है? ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट टू हैविंग टोटल मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इतना लिमिटेड है अपने सिलेबस में. लेकिन ऐसा नहीं कि तुम CH4 या C2H6 या फिर जितने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल देख रहे हो उनको मॉलिक्यूलर मेटल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. उनको भी किया जा सकता है, बट अपनी औकात से बाहर है. ठीक है, अपने सिलेबस में जो 11th-12th में है उसमें हम लोगों को सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस देखने हैं. उसमें भी तुम्हारे सिलेबस में तो समझ लो होमोएटोमिक से, मतलब इनफैक्ट NO वगैरह भी नहीं करते, नॉर्मली अवॉइड करते हैं. वो लिखा रहता है होमोएटोमिक से जानना है. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ओनली एंड दैट टू हैविंग मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो CH4 नहीं पढ़ना है मॉलिक्यूलर वेट. ऐसा नहीं कि ये कर नहीं पाता, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए अपने सिलेबस में वो 11th-12th में नहीं है. ठीक है, और ये थ्योरी अब तक फेल नहीं हुई ना सर? नहीं अभी तक तो नहीं हुई. Done. अच्छा, हो गया सबका? So 1 minute. Sir, 1 minute. ओके, सो हाँ जी. तो जो लाइक दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले वाले थ्योरी से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो MOT में क्या वो लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके उनको कुछ और एक्सप्लेन करते वो हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना. CH4 एक सिंपल सा एग्जांपल लो ना इस थ्योरी से. सर आप थोड़ी देर बाद हो जाएंगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना था. ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि इवन CH4 इज अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, बट MOT के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिफिकल्ट है ना. इसलिए समझो ना, इसको ऐसे समझो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बोर्स थ्योरी पढ़ी थी है ना. यस सर. और उसके बाद ही देखो स्पेक्ट्रम वगैरह वहीं पे पढ़ा दिया जाता है ना. हाँ सर. तो उतने से ऐसा तुम लेटेस्ट थ्योरी से स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी जिससे उसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे. जो काम की चीजें वो कर पा रहे थे तो वहीं पे एक्सप्लेन करके छोड़ दिया. बाद में कहा कि देखो बाद में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड है ना. यू ऑलरेडी एक बहुत ही बेसिक थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया, तो व्हाई टू एंटर इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी टू एक्सप्लेन, है ना. तो इस तरह की चीज आती है यस कि सर. एक सिंपल से लेवल पे अगर समझ में आ जाता है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसको नहीं लेके जाते हैं ना. कोई चीज जब नहीं एक्सप्लेन हो रही तो उसके लिए फिर उस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना. चलो डन. Yes, sir. सर यस सर. Yes, sir. देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. तो आप समझो यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक जो मैं अभी पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ उसी में से स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स. एक वो आता है, मतलब मैं जो सेंटेंसेस लिखवाने वाला हूँ उन्हीं में से 4 लाइंस निकाल के वो दे देगा तुमको. ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन इसमें से देखो कौन सा गलत हो गया कौन सा सही हो गया. दैट्स वन थिंग.
सेकेंड जो क्वेश्चन मैंने बताया कि इन पॉइंट्स को लिखने के बाद जब हम लोग इन जो मॉलिक्यूल्स की बात मैंने की या फिर इनके एडिशन में और भी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि काफी सिंपल होता है। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड सेंटेंस होंगे जो तुमको आइडेंटिफाई करना होगा, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। तो दे आर आस्किंग यू इनकरेक्ट, तो तुमको मिस्टेक ढूंढना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस में मिस्टेक रह गया। अदरवाइज जो दूसरा पार्ट है दैट इज वेरी इजी, जिसमें तुमको एक कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीज लिखनी होगी और उसके बाद बाकी रिजल्ट तुम ऐसे ही देख के तुम बता सकते हो। ठीक है, तो दो तरह के पार्ट है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच विल बी कंसेप्चुअल बेस्ड, विच विल फ्रॉम दिस सेक्शन जो मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वहां से जो समझोगे, और दूसरा होगा इनका एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या बोला कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं, यहाँ पर उस कहानी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोला गया है कि यहाँ जो दो एटम बॉन्ड बनाने वाले हैं या जो दो एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करने वाले हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम which is having comparable energy, in short they are going to form two new molecular orbitals. Clear है point जो मैंने बोला? Sir, can you please repeat one? Molecular Just repeat it. पहले क्या था, जैसे देखो ना हाइड्रोजन का इधर 1s है और इधर भी 1s है ना, H2 मॉलिक्यूल की सिंपल बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 1s में। yes sir. Yes, sir. हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 1s में होगा। तो H2 जब फॉर्म होगा, ये थ्योरी क्या करती है, वहां क्या बोला था, 1s ओवरलैप कर जाएगा एंड देन सिंगल बॉन्ड बन गया, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड और H2 मॉलिक्यूल बन गया, ये तो बोला था ना। यस सर। अभी क्या है, अभी कहानी बदल गई, अभी लैंग्वेज समझना पड़ेगा ना, ये नई दुनिया में आ गए जहाँ की लैंग्वेज अलग है, उस लैंग्वेज को अभी हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ क्या बोलते हैं कि दो जो एटम है ना H और H के, तो उनका जो दो ऑर्बिटल है 1s एंड 1s, वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम्स के ऑर्बिटल है ना, 1s 2s 2px 2py 2pz, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना। Yes sir. नाउ ये थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उन्हीं दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले। ठीक है, और ऐसा करने से जब एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो ऐसा करने से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट ओके? Yes, Sir, sir. matlab, like in the example, both the hydrogen instead of the atomic orbital, both will form their separate molecular orbital की together they will नहीं, form दोनों one. का 1s मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ठीक है, Okay, okay sir. तो सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपना एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, इसके नहीं, कुछ कम स्टेबल होंगे कुछ ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रायोरिटी वाइज जाएगा, Come stable. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ना, जो कम एनर्जी वाला होगा ज्यादा स्टेबल होगा वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। विल राइट अकॉर्डिंग टू MOT atomic orbitals of bonded atom या फिर of the molecule having same और कंपेरेबल एनर्जी, बहुत ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, फॉर न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो two atomic orbitals interfere with each other to form two molecular orbitals.
अब ये जो दो बनेंगे उनमें से जैसा मैंने बताया एक की एनर्जी कम रहेगी, एक की एनर्जी ज्यादा रहेगी। कम एनर्जी का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2-3 लैंग्वेज बोलूंगा, मैं ध्यान से समझना, कोई भी एक लैंग्वेज समझ में नहीं है कि रोक के टोक के पूछ लो, ठीक है? शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, डाउट्स पूछते जाने। वो अदर के बाद टी ओ होगा ना, 2। है क्या? अदर के बाद आपने 2 बार 2 लिखा है तो अच्छा, ये 2 है, टू फॉर्म 2 atomic orbitals interfere with each other to form 2 molecular orbitals। तो क्या मैंने बोला, इसको 2-3 लैंग्वेज में समझो। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलकर 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनाना मतलब क्या? 2 लैंग्वेज बोलूंगा। एक वेव के टर्म, वेव के टर्म में इंटरफेरेंस इज वेव फेनोमेनन, है ना? ये सुना है तुम लोगों ने? यस सर। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि वहां पर वेव जो एम्पलीट्यूड होते हैं वेव के, वो या तो ऐड हो जाते हैं या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में याद करो मैंने बताया था प्लस प्लस के साथ मिलेगा, माइनस माइनस के साथ मिलेगा। दैट मींस देयर शुड बी ओनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है ये? यस सर। यस सर। यहाँ पर ये क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि खाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ बोला कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जो रहे हैं, जो इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का मतलब इंटरफेरेंस, दैट इज वेव फेनोमेनन। तो यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो इनके बीच में जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इनफैक्ट दोनों होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है साई का, विच इज वेव फंक्शन, विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का ऐड हो जाना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके थ्रू एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंड साई का सब्सट्रैक्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब एम्पलीट्यूड का कम हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड, उसके थ्रू एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बनता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या क्या बताया मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्या होना? ऐड हो जाना। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, उसका मतलब एम्पलीट्यूड का ऐड हो जाना। इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। उसको दिखाते कैसे? साई से, है ना? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में से एक जो बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बनेगा। इसका मतलब क्या, उनको उसको बनाते वक्त दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और साई ऐड होने का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना? एम्पलीट्यूड बढ़ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी दोनों एटम के बीच में ज्यादा होगी, और ज्यादा होने का मतलब उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। दूसरा जो बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बनेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या? सब्सट्रैक्ट होने का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड का दोनों एटम के बीच में, और मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। समझ में आ गया ना जो बोला? यस यस सर। मैं बोलो समझ में आ रहा है तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो दैट वो वेव वाला पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वेव होता है, ये पता है ना? हाँ सर। लेटेस्ट मॉडल ये बताता है। तो Yes, वेव sir. का एक फेनोमेनन होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जब दो वेव के एम्पलीट्यूड या तो ऐड हो जाए या सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है? यस सर। ओके नाउ, तो जब ऐड होते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना? एम्पलीट्यूड हाँ सर। 2+2 4 हो जाएगा, लेकिन 2-2 किया तो 0 हो जाएगा ना? यस सर। प्लस होने से जो इंटरफेरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। माइनस होने से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हम लोग बोल रहे हैं, तो उसके वेव फंक्शंस का ऐड हो जाना या सब्सट्रैक्ट हो जाना। जब ऐड होके बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो उसको क्या बोलेंगे? वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या? एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड 2 एटम के बीच में अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 2 एटम के बीच में बढ़ गई, है ना? यस सर। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों एटम के बीच में ज्यादा है, इसका मतलब इट विल गेट मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स बोथ द एटम्स, है ना? यस सर। बोथ द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया? वहां रहने वाले इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है। यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या?
उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो उसमें साइ जो होगा या फिर वेव फंक्शन जो है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, उसका सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन होने से एम्पलीट्यूड कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होने से दोनों एटम के बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ सर। कम हो जाएगी तो उसको कम अट्रैक्शन मिलेगा, और कम अट्रैक्शन मिलेगा तो क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, है ना। यस सर। इज इट ओके? तो इन्हीं दोनों ऑर्बिटल के नाम दिए गए, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव से बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस शॉर्ट में बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो डिस्ट्रक्टिव से बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग बोल देते हैं, यूएस के लैंग्वेज में एंटाई, ठीक है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? यस सर। यस तो बोला सर। तो समझ में आया ना अभी तक? तो चलो, सर ये एंटी बॉन्डिंग वाला एक बार रिपीट करिए ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्शन। एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, इसका मतलब इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी दोनों एटम के बीच में कम हो, है ना। ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल विल गेट लेस अट्रैक्शन, है ना। लेस अट्रैक्शन मींस मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, है ना। यस सर। यस सर। तो यही चीज है, इसी को हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेयर विद ईच अदर टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेयर कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें हम लोग बोल देंगे एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस is called बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएमओ बोलते हैं। मैं आगे बहुत फ्रीक्वेंटली बीएमओ, एबीएमओ ये सब वर्ड यूज करूंगा। इज कॉल्ड बीएमओ, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed through destructive interference, that means subtraction of wave function। सर आगे एबीएमओ भी आएगा ना? यही तो एबीएमओ है ना, अभी लिखना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बनता है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज एबीएमओ शॉर्ट में। इसी को लिख देना शॉर्ट में एबीएमओ। ठीक है सर। हाँ जी सर, जो आपने फर्स्ट पैरा लिखाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमओटी है ना? हाँ ओके। मैंने बताया ना कि पहली बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पता चली, जो पहला पैराग्राफ लिखा था, और उसके बाद नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू एमओटी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एंड देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट्स कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दोस मॉलिक्यूल्स। ठीक है यस सर। सर हाँ जी so it takes into consideration only the wave nature of the electron ना? हाँ देखो ड्यूअल नेचर तो लेते ही लेते हैं ना, लेकिन जब भी ये सब कहानियां पढ़ रहे हैं ना तो वहां पर हम लोग वेव नेचर लेके चलते हैं, प्राइमरी नेचर, है ना। ओके सर। ठीक है सर so please can you read the last line? मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, that is nothing but addition of wave function, is called bonding molecular orbital or BMO. The molecular orbital formed through destructive interference, which means subtraction of wave functions, is called anti-bonding molecular orbital. That in short is called ABMO. A stands for anti, B stands for bonding, है ना। Okay sir, thank you sir. जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। प्लस होना या माइनस, कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, या तो ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये वर्ड आ जाए तो डरना नहीं, जस्ट वर्ड्स सीखना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज
formation of molecular orbitals from atomic orbitals is called linear combination of atomic orbitals, इसलिए शॉर्ट में इसको LCAO लिखा जाएगा। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। मान लो ये 2pz है और दूसरा वाला भी एक 2pz ही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को लेना है। तो ये अगर प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस और ये माइनस, ऐसा कुछ अगर रहे तो हम लोग इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बताओ बीएमओ है या एंटी एबीएमओ है? प्लस से प्लस मिलने वाला है ना, तो इसका शेप कुछ कैसा क्या आ जाएगा? ये देखो इन दोनों के बीच के रीजन में दोनों ऐड हो रहे हैं ना, इसके बीच के रीजन में देखो दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है ना। इधर 4 है तो इधर भी 4 है, तो दोनों मिलके 8 हो जाएंगे ना। हाँ सर। देन क्या होगा? ये न्यूक्लियस के बीच के रीजन में कुछ ऐसे बढ़ जाए, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा हो जाए। ठीक है, और पीछे वाले रीजन में क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये माइनस वाला कुछ ऐसा रहेगा और ये प्लस वाला कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये प्लस साइन है इधर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, चूंकि ये पहली बात ये सिग्मा टाइप का हेड ऑन है ना ये, हाँ सर। तो इसलिए इसको हम लोग सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो दिस इज अ बीएमओ, पहली बात। और वो बीएमओ का नाम कैसे देते हैं? तो अगर वो हेड ऑन या लीनियर है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसको हम लोग सिग्मा टाइप का बोलते हैं, बीएमओ कॉल्ड। पहली बात ये सिग्मा बोला क्योंकि हेड ऑन है, ये समझ में आया? यस सर। ना, उसमें भी ये चूंकि 2pz से बना हुआ है इसलिए 2pz। सर ये स्ट्रक्चर लिखना बनाना है, मतलब ना है, लेकिन पहले समझना है। लिखने से पहले समझना है। ये समझ में आया जो मैंने बोला? सही, आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बता रहे हो ना, वो एडिशन हो रहा है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, क्योंकि प्लस के साथ प्लस मिला है। देखो प्लस लिखा है यहाँ भी, मतलब प्लस प्लस ऐड होने वाला है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये समझ में आया क्या? यस सर। ना, इसी में अगर मैंने इधर माइनस इधर प्लस एंड यहाँ माइनस कर दिया, और मैंने माइनस प्लस एंड यहाँ प्लस माइनस लिख के प्लस कर दिया, दोनों एक ही बात। मान लो ये 2pz है और ये भी 2pz। याद करो मैंने लास्ट टाइम जब मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहा था बोला था ये अलाउड ही नहीं है ना। यस सर। आपने बोला था सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेज कंस्ट्रक्टिव भी होगा, डिस्ट्रक्टिव भी होगा। कंस्ट्रक्टिव के थ्रू बीएमओ बनेगा, डिस्ट्रक्टिव के थ्रू क्या बनेगा? एंटी बीएमओ, एबीएमओ, है ना। अब ऐसे केस में जो बनने वाला है, दोनों सेम केस है, या तो प्लस को प्लस में माइनस कर दो या फिर प्लस और माइनस को ऐड कर दो, है ना। जैसे मान लो इधर 5 है, -5 कर लो, या फिर -5 कोई भी एक ले लो। इधर चलो, इधर मैं प्लस लिख देता हूँ, इधर माइनस। ठीक है, पलट के ऐड कर देना, या फिर इसको मैं 5 + -5 दोनों बराबर है ना। हाँ सर। ये दोनों चीजें एक ही है। इसके थ्रू जो बनेगा उसको बोलेंगे दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड यहां से जो बनेगा क्या होगा? एबीएम होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा बेसिकली, अगर यहाँ पर दो मान लो न्यूक्लियस है, तो ये देखो ना, ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देगा ना। ये दोनों मिलके कहीं पर जहां पर बीच में एग्जैक्ट बीच का जो पॉइंट आएगा दैट विल हैव 0 मैग्नीट्यूड ऑफ साइन।
Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई क्या होगा कि बीच में ये कहीं जाके एक तो कम हो गया पहले से, एक तो कम हो जाता है पहले से, और वो भी बीच में कहीं जाके जीरो हो जाता है, ठीक है, और इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बाहर ज्यादा हो, ये कुछ ऐसा है। दिस इज अ नोडल प्लेन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चलो मैं रेड से दिखाता हूँ हर जगह। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे चलो इसको न्यूक्लियस मैंने दिखा दिया, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इस साइड में देखो ये प्लस और प्लस मिलके यहाँ बीच में जीरो हुआ है, उसके इस साइड ये प्लस रह जाएगा, इस साइड ये माइनस हो जाएगा, और फिर इस साइड ये देखो यहाँ क्या है, ये माइनस, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पर ये माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो ये साइन रह गए, एंड ये जो बीच का एक प्लेन आया दैट इज एन एडिशनल नोडल प्लेन, है ना, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास एक एबीएम होता है उसमें एक एडिशनल नोडल प्लेन आ जाता है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। सो इसको बोलेंगे इट इज एन एबीएमओ कॉल्ड, अच्छा ये सिग्मा है पाए, सिग्मा सिग्मा हेड ऑन ही है, तो इस अभी भी इसको सिग्मा ही बोलेंगे, 2pz ही बोलेंगे, बट बीएमओ को सिग्मा 2pz पे छोड़ देते हैं, एबीएमओ दिखाना होता है तो उसके ऊपर स्टार लगा, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज सिग्मा 2pz स्टार, स्टार लगाने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एबीएम। क्लियर है पॉइंट? सो हाँ जी, सो प्लीज एक्सप्लेन सेकंड केस में वो मिडिल में प्रोबेबिलिटी लेस कैसे हो जाएगी? देखो ना, प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ प्लस को प्लस में माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा इंटरफेरेंस होने वाला है, इसका इधर ऐसा था और ये कुछ ऐसा आने वाला है ना, इस तरह का इंटरफेरेंस सोचो। हाँ, तो यहाँ पर ये कम था लेकिन ये अभी उतना ही रह जाएगा, सेम साइन के साथ रह जाएगा ना, ये प्लस वाला। यस फिर तुमने चूंकि माइनस किया है तो ये यहाँ देखो ये माइनस में आ जाएगा, यस सर, और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ +5 और -5 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा ना, जीरो, हाँ, है ना। तो इसलिए तो ऐसा हो रहा है। ओके ओके सर, यस। सर वो साइड में ज्यादा हो रहा है, मतलब वो कंपैरेटिवली ज्यादा है कि वो, हाँ, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये दोनों जो इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में प्रोबेबिलिटी कम होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 100% होती है ना। यस सर, बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले मान लो 40-50 होने वाली थी, वो अगर 30 पे आ गई तो बाहर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है ना। यस सर, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लो। एक सर अपने सर राइट वाले एग्जांपल में साइंस कैसे अलॉट किए वो बताओ ना एक बार फिर से। देखो ना, ये प्लस वाला चूंकि इस जोन में कोई इंटरफेरेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है तो वो प्लस का प्लस ही रह गया, ठीक है। हाँ सर, यस, ये वाला जोन, बीच वाले जोन में ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, एक दूसरे को जीरो बना दे रहे हैं। उसके बाद वाले जोन में चूंकि माइनस हो रहा है तो माइनस प्लस क्या कर देगा, उसको माइनस बना देगा ना। सर जीरो कौन बना रहा है, एक बार बताएंगे? देखो ना, मान लो 2pz में ये जो जोन आ रहा है तुम्हारा, ये पहले वाले का यहाँ पे मान लो जीरो से बढ़ता हुआ +1 +2 +3 +4 +5 तक, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये इधर से आया और माइनस साइन के साथ आया, तो ये यहाँ कहीं मान लो -4 जब एंटर कर रहा है तो मान लो यहाँ पर ये -5 -4 -3 -2 ऐसा चल रहा है, या फिर हाँ ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है सर। हाँ जी, ये पहले ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी का जस्ट मैं साई का साइन दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले का चूंकि मैग्नीट्यूड इतना ही था लेकिन साइन डिफरेंट हो गया ना, माइनस करने के चक्कर में। सर मतलब जो राइट वाला पीजेड है वो पॉजिटिव हो रहा है और जो माइनस प्लस ये वाला इस जोन में पॉजिटिव ही रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ माइनस साइन लगा दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, हो जाएगा। या फिर यहाँ से ये प्लस साइन के साथ सारे वैल्यू है, वही सारे वैल्यू यहाँ माइनस साइन के साथ है ना,
यस सर। है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ देखो ये +1 +2 +3 +4 और फिर 0 तक जा रहा है ना, बाद में घटेगा इधर से, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, -4 -3 -2 ऐसा चला जाएगा ना। तो जहाँ 0 आया उसके बाद एक पॉजिटिव साइन रह गया, 0 के बाद क्या रह गया, नेगेटिव साइन रह गया, नेगेटिव। है ना। सर वो सिग्मा क्यों बोलते हैं, आपने उसका एक रीजन बताया था, वो रीजन बता दो हाँ, ना। ये तो लॉन्गिट्यूडनल या अलोंग द एक्सिस जब इंटरफेरेंस होता है, जिस डायरेक्शन में दोनों एटम्स अप्रोच कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर इंटरफेरेंस हुआ तो दैट इज फॉर्मिंग सिग्मा, है ना। यस सर। तो पहले उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते थे, यहाँ पर उसको सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यस सर। सर फिर वो राइट साइड में वो पॉजिटिव साइन कैसे आया? ये देखो ना, यहाँ क्या है साइन। पर अगर हम ऊपर वाला केस वाला माइनस था, माइनस का माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर हाँ जी वो सर। आपने रिजल्टेंट में अ नोडल प्लेन बताया है, वो क्या है? नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। और वही तो बताया, साई का मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब क्या हो गया, वहां पर वेव है ही नहीं, वेव नहीं होने का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। यस सर। सर आपने एडिशनल नोडल प्लेन बीच में क्यों प्लेस किया, अपने राइट और लेफ्ट? बीच में ही आके 0 हो रहा है ना, साई कहाँ पे 0 होगा, एग्जैक्टली बीच में जाएगा ना। हाँ, है ना। सर फर्स्ट केस में नोडल प्लेन नहीं दिखेगा ना? हाँ, ये दोनों जो एग्जिस्टिंग वाले वो तो है ही है, ये दोनों तो है, वो यहाँ भी है ना। लेकिन ये एडिशनल जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं मिलने वाला है, वहां इनफैक्ट मैक्सिमम मिल रहा है तुमको प्रोबेबिलिटी का, है ना। डन सर। इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है, एनसीईआरटी में वो दे ही जाओगे तुम, ठीक है। एनसीईआरटी में फॉर दिस थिंग अ फुल टेबल हैज बीन फॉर्म, ठीक है। एक पूरा टेबल बना के दिया, एक पाए वाला दिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया ना सबका सर प्लीज वेट सेकंड केस। सर आपने फर्स्ट केस में नोडल प्लेन उधर दो तरफ प्लेस किया और सेकंड केस में एक ही तरफ? नहीं, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। अच्छा अच्छा। और फिर बीच में एक एडिशनल मिल रहा है ना। So those all three are nodal planes, ना? हाँ, तो इसमें एक एडिशनल मिल रहा है, इसमें वो एडिशनल नहीं मिल रहा है ना, दैट्स द। सर मतलब नोडल प्लेन से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं ना? हाँ, इफ इट इज हैविंग एन एडिशनल नोडल प्लेन वी कैन डायरेक्टली से कि वो एक एंटी बॉन्डिंग है ना। हाँ, और सर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया उसका मतलब उल्टा भी हम लोग ड्रॉ कर सकते थे ना? हाँ, ये दोनों तरीके हैं, या तो प्लस प्लस जब सामने रखा है तो बीच में माइनस साइन दे दो, या फिर प्लस साइन बीच में अगर रख रहे हो तो इसको पलट दो, है ना। सर बीएमओ में 3 नोडल प्लेन है ना? बीएमओ में 2 ही है ना, एक ये और एक ये। तो साइड वाला क्या है कि आपने ऐसे ही बनाया? ये हाँ, ये तो एक्सिस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके सर। वहां पे तो प्रोबेबिलिटी मिल रही है ना, देखो कहीं 0 तो नहीं हुआ है, इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी है ना, 0 नहीं है ना। चलो ठीक है, अभी एक एग्जांपल ये भी पाई टाइप का, ठीक है। पाई के भी 2 एग्जांपल सर सेकंड केस प्लीज। जो ठीक है, सेकंड केस छोड़ देता हूँ, बोलो। सर जो आपने एबीएमओ बनाया है, मतलब तो वो पहले प्लस हो के बाद में माइनस, मतलब वो उल्टा पूरा बन सकता था ना? हाँ, मतलब इसको उल्टा कर दो तो वही आ जाएगा, मतलब इधर से देखो, मतलब ऐसा चलता है ना, मतलब? हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। चलो एक पाई वाला देख लेते हैं, पाई बीएमओ और एबीएमओ कैसे बनेगा। तो मान लो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जेड विल फॉर्म सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो जो पीएक्स पीवाई है वो किस टाइप का बनाएगा, पीएक्स आपस में पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो मान लो एक 2px है ऐसा और दूसरा भी 2px है ऐसा, और ये प्लस और प्लस रखा, माइनस और माइनस रखा और बीच में प्लस साइन दिया, तो ये किस टाइप का इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया है ना। तो इससे जो बनेगा वो बीएमओ बनने वाला है। तो वहां कैसा रहेगा, इट विल हैव, इफ दिस इज द एक्सिस, देखो ये एक्सिस ऑलरेडी एक नोडल प्लेन है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, तो वो तो नोडल प्लेन है ही है, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्टिव है तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इट विल हैव, इधर भी देखो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा,
और इसके नीचे भी ये कुछ ऐसा जाएगा। तो अच्छी कलाकारी देखनी है तो एनसीईआरटी देख लें। तो दिस वाज ऑलरेडी अ नोडल प्लेन व्हिच इज स्टिल द नोडल प्लेन, बट वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो इधर का साइन प्लस रहेगा, इधर का साइन माइनस रहेगा। क्योंकि लैटरल इंटरफेरेंस है तो क्या बोलेंगे इसको? पाई बोलेंगे ना। I दिस इज डीएमओ कॉल्ड, यहाँ जहां सिग्मा लिख रहे हैं तो वहां क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे। पाई के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? 2px। वेरी गुड। स्टार भी लगाएंगे। सर वो ABMO है क्या? देखो ना क्या लिखा है, प्लस के साथ प्लस ऐड हुआ है ना, तो इसको एबीएमओ नहीं बोलेंगे ना, डीएमओ बोलेंगे ना। समझा? प्लस के साथ अगर प्लस ऐड हो जाए, माइनस के साथ अगर माइनस ऐड हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका मतलब वो बीएमओ बनाने वाला है। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर एक बार कंस्ट्रक्टिव कैसा है बताएंगे इसमें? जब मैग्नीट्यूड ऐड होता हुआ दिखे, हाँ, प्लस के साथ प्लस ऐड होता हुआ दिखे, माइनस के साथ माइनस ऐड होता हुआ दिखे, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना, है ना? तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहां से जो मॉलिक्यूलर वेक्टर बनेगा दैट इज बीएमओ। लैटरल इंटरफेरेंस है तो यहाँ से किस टाइप का मॉलिक्यूलर वेक्टर बनेगा? पाई टाइप। उसका नाम क्या लिखेंगे? तो पाई लिखेंगे, और नीचे जो इसके कंस्टिट्यूएंट ऑर्बिटल है उसका नाम लिखेंगे 2px। ठीक है? यस सर, थैंक यू। नाउ अब इसमें स्टार लगाना है कि नहीं लगाना है बताओ? नहीं लगाना। नहीं लगाना। No, sir. Because it is not ABM. स्टार किसमें लगाते हैं? एबीएम If it's a ABMO ABM. में लगाते हैं। चलो एबीएमओ भी बना लेते हैं। सर इसमें 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे? नहीं नहीं, ये एक ऑर्बिट, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ व्हिच इज बीएमओ। नाउ इन्हीं दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी एबीएमओ, है ना? यस सर। BMO and APMO would be formed at the same time, ना? हाँ, दोनों साथ में बनते हैं। मतलब इसको मैं कैसे बताता हूँ, इफ यू नो द माइथोलॉजिकल स्टोरीज, तो समुद्र मंथन सुना है? हाँ सर। उससे क्या निकला था? अमृत और विष भी था। अमृत और विष। तो ये अमृत निकला है, और क्या निकलेगा साथ में? वो अब निकलने वाला है। चलो सर मतलब वो ऑर्बिटल ऊपर, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस और प्लस। और हम लोग लिख सकते हैं किसी की जगह वी कैन राइट, अगर मैंने प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस लिखा तो यहाँ क्या लिखो बताओ बीच में? माइनस। दैट्स गुड, सब समझ में आ रहा है तुमको। तो यहाँ से जो बनेगा दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होगा यहाँ पे बीच में? देखो एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, जीरो कर देगा ना एक दूसरे को। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्सिस है वो तो नोडल प्लेन है ही है पहले से। इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ कि नोडल प्लेन बना रहा हूँ, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ इनके जो स्ट्रक्चर होंगे, ये इस साइड थोड़ा रह जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये जो रहेगा इस साइड थोड़ा रह जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये इस साइड और इस साइड ऐसा रह जाएगा। इधर देखो ये साइन जो है ये इधर प्लस रह जाएगा, इधर माइनस रह जाएगा, इधर माइनस रह जाएगा, इधर प्लस रह जाएगा। और ये एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन फिर से हम लोगों को मिल रहा है, मुझे दिस वन, है ना? ठीक है सर, can you explain this again? हाँ, Yes, sir. क्या बताया मैंने? ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं ना। हाँ। मतलब इधर प्लस वाला मैग्नीट्यूड माइनस के साथ टकराएगा, तो जिस जोन में वो टकरा के एग्जैक्टली बराबर बराबर टकराएगा वहां जीरो हो जाएगा ना। यस सर। तो एग्जैक्टली बीच में इसलिए क्या हो गया? जीरो हो गया। जो नहीं टकरा पाया वो अभी भी पॉजिटिव रह गया, है ना? जो थोड़ा दूर रह गया, इंटरफेरेंस से बाहर रह गया ना। यस सर। ऐसा ही माइनस वाले का जो नहीं टकरा पाया थोड़े दूर, इस एक्सिस से थोड़े दूर, वो क्या रह गया? माइनस रह गया। उसमें था। हाँ। सिमिलरली यहाँ क्या हो गया? ये इधर वाला जो नहीं टकराया वो माइनस रह गया, जो इधर प्लस वाला नहीं टकराया वो प्लस रह गया, लेकिन बीचों बीच क्या हो गया? एग्जैक्टली जीरो बन गया। एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन एबीएमओ, है ना? और इसका नाम क्या देंगे बताओ? अगर ये 2px star. दिस इज 2px, दिस इज 2px, एंड इसको बोलेंगे हम लोग पाई
2px और क्या लिखूं? स्टार। स्टार, वेरी गुड, बिकॉज ये एबीएमओ है ना। नोट कर लो, ऐसा ही एक पूरा टेबल बना हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसको देख जाओगे। सर साइंस का एक बार बता सकते हो? साइन देखो ना, इधर से +1 +2 +3 +4 ये टकराने गया, उधर से -1 -2 -3 -4 -5, तो +5 -5 0 हो जाएगा ना। यस सर। और +5 -5 0 हुआ, उसके इधर प्लस रह गए ना, सब बच गए ना। हाँ और उसके उधर माइनस वाले सब बच गए ना। हाँ प्लस वाले इधर बच गए, माइनस वाले उधर बच गए, बीच में 0 हो गया। हाँ ओके। यहाँ नीचे माइनस और इधर प्लस है, तो इधर माइनस वाले बच गए, इधर प्लस वाले बच गए। ओके, थैंक यू सर। चलो सर पहले डिस्ट्रक्टिव बनेगा क्या? ये तो डिस्ट्रक्टिव ही है ना, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, यहाँ लिख लेना दिस इज डिस्ट्रक्टिव, इसके सामने लिख लेना दिस इज नहीं डिस्ट्रक्टिव। सर, पहले डिस्ट्रक्टिव और फिर कंस्ट्रक्टिव ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब साइमल्टेनियसली होते हैं। सर फर्स्ट वाले में वो बीच में का 0 हुआ, वो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ये वाला, हाँ इसमें तो ये पूरे दोनों में 0 था ना, तो 0 + 0 करो या 0 - 0 करो, क्या रह जाएगा? 0। 0 है ना, तो दिस वाज ऑलरेडी अ नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है ना। एंड सर अगर if the and suppose px orbital form a sigma bond, तो उनका कैसे होगा? नहीं, देन जो तुमने 2pz के साथ किया है, दैट वाज आफ्टर अ कंसीडरेशन कि हम लोग z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो 2pz का सिग्मा बना है, उसी में जहां z लिखा वहां x लिख दो। सर s फिर से बोलो। नहीं, यहाँ पर क्या है ना, मैंने पहले क्या बोला, नॉर्मली ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल और सेम एनर्जी आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो तुम्हारे सिलेबस में, उसमें s के साथ बनाएगा, px के साथ बनाएगा, py के साथ, pz के साथ, ठीक है। अच्छा ओके सर, बट रियलिटी में होता है क्या ऐसे s is forming with px और py और फिर से pz? बोलो, रियलिटी में s can form ना with px py और pz? नहीं, वो तो हम लोगों ने बॉन्ड बनाया था ना, अभी कहानी अलग हो गई। ओके यस सर। ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देयर विल बी sp मिक्सिंग, जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर, ठीक है। Your sound is very low. हाँ योर साउंड इज मैंने बोला वेरी लो। practical, जो अपने सिलेबस में वहां 1s को 1s से मिलाएंगे, 2s को 2s से मिलाएंगे, 3s को 3s से, जो कि सिलेबस में नहीं है, 2px को 2px से, 2py को 2py से, 2pz को 2pz से, ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। यस। याद करो ना, कितने इलेक्ट्रॉन तक बोला था मैंने? 20। सिलेबस में कितने इलेक्ट्रॉन्स तक है? 20 के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 10 में 5 इसके 5 उसके। हाँ सर। तो 5 इसके क्या हो गए? 1s 2s 2px 2py 2pz, खत्म, ठीक है। सर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग साथ में बनते हैं, मतलब वो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन चेंज होते रहेंगे, मतलब एक तो ये तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये कोई घर नहीं है कि ऐसा मुड़ गया वैसा मुड़ गया, ऐसा नहीं है ना। व्हाट वाज ऑर्बिटल? प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग नहीं, it is the distribution of probability density in 3 dimension, है ना। हाँ सर। तो ये बनाने का मतलब ये घर नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो उधर बैठ जाएगा इधर बैठ जाएगा, ये नहीं। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कम देखते हुए वी आर कवरिंग 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो दैट रीजन वाज कॉल्ड ऑर्बिटल, है ना। यस सर। तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस रीजन, तो बनाया इफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सर। हाँ जी सर, ये नोडल प्लेन का लाइक कुछ नाम नहीं है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में था ना सर? नहीं, देखो ना, यहाँ पे अगर तुम्हारा इफ z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन दिस इसको क्या बोल लो, yz प्लेन विल बी द नोडल प्लेन, दिस इज yz प्लेन। इफ z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज yz प्लेन, है ना, क्लियर है? यस सर। एंड दिस विल बी xy प्लेन, है ना, जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर। यस सर। चलो मैं लिख के देता हूँ, दिस वाज yz प्लेन, दिस इज yz प्लेन
एंड ये जो है दिस इज XY प्लेन है ना, XY वो एडिशनल नोडल प्लेन if Z is the internuclear axis। तो वो जो आपने प्लेन के नाम लिखे वो याद करना जरूरी है? नहीं ना, नहीं पूछता तुम लोगों से तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ले सर बढ़ले। नेक्स्ट जाते हैं 4th पॉइंट। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि विद टू गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो BMO बन रहा है उसकी एनर्जी कम है, जो ABMO बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है ना। सो 4th पॉइंट इज with two given atomic orbitals BMO form, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल AO लिख रहा हूं मैं, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल सेम या कंपेरेबल एनर्जी का है, ये है। देन एनर्जी चार्ट में यहां से एक ABMO बनने वाला है, दिस इज ABMO, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड इससे एक BMO बनने वाला, ठीक है, दिस इज BMO। तो BMO की एनर्जी इन दोनों से नीचे होगी और ABMO की इन दोनों से ऊपर होगी। एक और एडिशनल पॉइंट है, कभी कभी बहुत रेयरली, तुम्हारे केस में तो बहुत रेयरली यूज हो सकता है, बट अगर ध्यान में है तो काफी अच्छा रहेगा, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इसको मैं कि इनकी जो एनर्जी होती है, ये जो गैप होता है मिड पॉइंट से, ये जो गैप होता है, इफ दिस इज y एंड दिस इज x, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट, चलो इसको x लिख दिया ना, ऊपर y लिखा है ना, तो y इज ग्रेटर देन x। तो वो नीचे वाला जो आपने बनाया डायग्राम वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये BMO है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये ABMO है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं ना। यस सर। उनमें से जो BMO है उसकी एनर्जी इन दोनों से नीचे है, दिस इज एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी बोल दो, दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी वाइज ये इसकी एनर्जी इन दोनों से नीचे है और ABMO की ऊपर है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक एडिशनल पॉइंट बताया कि इन दोनों से ये जितना नीचे है उससे ज्यादा ये ऊपर है, ठीक है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है, ठीक है। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, घबराओ। So y greater to x is only in rare cases, right? हाँ, Y greater to x is only in rare cases. no, in all the cases। सर वो y is greater than x में वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ, ये गैप जितना ये नीचे जा रहा है उससे ज्यादा ये ऊपर चला रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी एनर्जी मान लो ये, इसको अगर मैं 0 लेवल मानूं और ये मान लो -4 एनर्जी है BMO, तो इसकी +5 +6 ऐसी होगी, ठीक है। ओके सर। सर y is greater than x, तो लाइक उनमें डिफरेंस बहुत ड्रास्टिक होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर स्पीसीज आल्सो, बट जनरली हम लोग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सर डन सर। सर हाँ जी। सर एक कंफर्म करना था कि एंगल CAO आपने लिखा था 3rd पॉइंट में, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था ना? हाँ, एंगल कॉम्बिनेशन CAO का मतलब क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, प्लस और माइनस, है ना। उसी को एंगल CAO से रिप्रेजेंट किया था ना? एंगल नहीं था, वो L था एक्चुअली, मैंने ऐसा 13 लिख दिया। अच्छा अच्छा, तो LCAO है ना, हाँ L इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यस सर, थैंक यू। सर आई वांटेड टू आस्क कि एट द सेम टाइम दोनों टाइप्स कैसे हो सकते हैं? लाइक इट कैन ईदर बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एट अ सिंगल टाइम।
क्योंकि तुम उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कि ये दो ऑर्बिटल आएंगे, ऐसे लड़ेंगे या फिर ऐसे लड़ेंगे. यू आर ट्राइंग टू इमेजिन इट ना. क्वांटम मैंने पढ़ा है क्या, लेटेस्ट मॉडल? नो सर. ओके, जिन लोगों को नहीं पढ़ा है उनको फिर से वापस बता दो, जिन लोगों को पढ़ा है उनको पता होगा. द ट्रेजेडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट यू कैन नॉट इमेजिन इट. बताया था सर, बताया था. ये बताया था. Is totally mathematical model which you cannot imagine because whatever you imagine it uses classical mechanics. ठीक है. अच्छा, तो ये totally mathematical combination है जिसको imagine करने की कोशिश मत करना, नहीं करना. ठीक है. ओके सर. चलो बड़े आगे एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट डे इसी को कंटिन्यू करें. यस सर. यस सर. चलो, तो एक चीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो 2 पॉइंट पढ़ा हुआ है वही डिस्कस कर लेते हैं. क्या बताया था मैंने कि जब बीएमओ बनता है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन द टू एटम बढ़ जाती है ना, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. और जब एबीएमओ मिलता है तो बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है एंड यू गेट एडिशनल नोडल प्लेन आल्सो एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना. तो कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट. तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन बीएमओ probability of finding electron between the two nuclei या between the two bonded atoms, between the two nuclei, that will be called internuclear region. Increases due to constructive interference. Similarly, in ABM, same point of view, probability of finding electron between the two nuclei decreases due to destructive interference. ABMO gets an additional nodal plane which is perpendicular bisector of the internuclear axis. Nuclear axis. ठीक है. और एक और पॉइंट लिख देता हूँ. The head-on combination of AOs. AOs क्या हुआ? Atomic orbitals. Very good. तो AOs लिख रहा हूँ तो atomic orbitals. The head-on combination of AOs gives sigma type of MOs and the sideways or lateral combination of AOs gives pi type of MOs. Okay, कितना नोट कर दो? वो AOS है ना, combination of AOs means atomic orbitals. यानी मैंने AOs लिखा है, that means atomic
ऑर्बिटल्स। एमओज का मतलब बताओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Molecular orbitals. तो साइडवेज के बाद क्या लिखा है? साइडवेज और लैटरल, ठीक है। साइडवेज और लैटरल कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है? पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। सर इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डायरेक्टली जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, हो सकता है वही स्टेटमेंट, है ना। तो मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हाँ, तौर पे मतलब याद रखना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो दे विल गिव यू द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसा। एंड इनमें से कोई पॉइंट सही करके लिख देंगे, कुछ में गलत ही उल्टा लिख देंगे, है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट लर्न करने हैं। हाँ, चलो। सर वो पाई टाइप ऑफ क्या है? एमओज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर देते हैं कि इफ, इसी में 6 पॉइंट को ही कंटिन्यू कर लेना। इफ z एक्सिस इज द, तो कंटिन्यूएशन है। हाँ 6 पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है, इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन बताओ 1s और 1s मिलके क्या बनाएगा? 2s और 2s मिलके क्या बनाएगा? 2pz और 2pz मिलकर क्या बनाएगा? 2px और 2px मिलकर क्या बनाएगा? एंड 2px एंड 2py मिलकर, 2py एंड 2py मिलकर क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें क्या बनेगा? बॉन्ड नहीं, यहाँ ऑर्बिटल बोलते हैं ना। सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार। वेरी गुड, है ना, क्योंकि s हमेशा सिग्मा ही बनाया जाएगा। 2s का बताओ। सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। वेरी गुड। नाउ इसका बताओ। सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2pz स्टार। सिग्मा 2pz स्टार। इसका बताओ। पाई 2px। पाई 2px एंड पाई 2px स्टार। पाई 2px स्टार। ये लास्ट वाला पाई 2py एंड पाई 2py स्टार। वेरी गुड, नोट कर। तो ये देखो 10 ऑर्बिटल हो गए ना, तुम्हारे पास 20 इलेक्ट्रॉन इन्हीं में भरना है। So this is next point or it is under sixth one? इसी में 6th में। सर लास्ट क्या लिखा है सर? 2py, पाई 2py एंड पाई 2py स्टार। ये भी y है। सर जो आपने स्टार्टिंग में सिग्मा और पाई के ऊपर बताया था उसकी बेस पे ये सब है ना? यही बोला, हेड ऑन कॉम्बिनेशन जो है दैट इज गिविंग यू सिग्मा टाइप ऑफ एमोज एंड साइडवेज और लैटरल कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू पाई टाइप ऑफ एमोज, है ना। यस सर। हो गया सबका? नहीं सर। हाँ सर हो गया। यस सर। डन सर। चलो नाउ होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में रहे तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इट विल डिपेंड ऑन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलेंगे 7th पॉइंट में, इफ इलेक्ट्रॉन is present in BMO, nature of net force, attractive or repulsive, depends on the internuclear distance, but when electron is in ABM, nature of net force
is always repulsive. ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी थी, मैंने कभी बताया नहीं ना? नो नो सर तो वो भी अभी बता देता हूँ कि वीबीटी में एक पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी है। सर ये लिखना है पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी। हाँ, ये पहले इतना लिख लो और फिर मैं साइड में वीबीटी बता देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं एमओटी का भी साथ में बता, ठीक है? तो ना ये क्या बोलता है कि पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, बताओ मेरे को पता है कि नहीं। माइनस डी यू बाय डी आर को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ये पता है क्या? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे आएगा, फिजिक्स में आएगा। यू इज पोटेंशियल एनर्जी, एफ इज फोर्स, ठीक है? तो यू जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, डी यू बाई डी आर क्या हो गया, माइनस एफ, ठीक है? तो अगर u का r के साथ स्लोप, डी यू बाई डी आर क्या होता है, स्लोप होता है ना। यस सर। वर्सेज आर ग्राफ में उसका स्लोप होगा, उसी को डी यू बाई डी आर बोलेंगे, इतना तो बताया होगा ना फिजिक्स में। यस यस सर। तो अगर स्लोप पॉजिटिव निकले तो माइनस एफ पॉजिटिव है, तो एफ क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। यस सर। और एफ निगेटिव का मतलब क्या, अट्रैक्टिव, क्लियर है? यस और एफ, अगर एफ पॉजिटिव हुआ तो माइनस एफ निगेटिव हो गया ना। अगर एफ पॉजिटिव हुआ तो माइनस एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव है, एफ 5 है, तो माइनस एफ कितना हो गया, -5, तो निगेटिव हो गया ना। यस सर। अगर फोर्स पॉजिटिव है, दैट मींस अगर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो माइनस एफ जो है वो निगेटिव हो गया, दैट मींस यू वर्सेस आर का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यस। सर एक बार फिर से बताएंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये देखो डी यू बाई डी आर इज माइनस एफ, ठीक है? यस सर। डी यू बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, यू वर्सेस आर ग्राफ में उसका स्लोप बताता है ना, डी यू बाई डी आर, हाँ। एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है? Yes, sir. अगर रिपल्सिव फोर्स नेट रहा तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, तो माइनस एफ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हाँ। माइनस एफ निगेटिव हो गया तो डी यू बाई डी आर निगेटिव हो गया। हाँ। और डी यू बाई डी आर निगेटिव होने का मतलब क्या, यू वर्सेस आर का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, हाँ। यस अगर सर। फोर्स अट्रैक्टिव है तो फोर्स को निगेटिव लिखते हैं, तो माइनस एफ क्या हो, एफ निगेटिव तो माइनस एफ क्या, पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव तो डी यू बाई डी आर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यू वर्सेस आर का स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। नाउ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि जब एटम्स, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, पता है कि ये जब कम होता है ना, जब दो एटम आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वो कुछ ऐसा वेरी कर, ठीक है? दिस इज द वेरिएशन, इसी को मॉर्स डायग्राम भी बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ इसमें देखो ये पार्ट में स्लोप पॉजिटिव है ना, अगर इधर जाओ, इसके इधर देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है, देखो, है ना? यस सर। स्लोप इसी को तो बोलते हैं ना, टेंजेंट खींच दो तो ये एंगल अगर 90 से कम बनना है तो स्लोप इज पॉजिटिव है ना, tan थीटा इज द स्लोप। समझा क्या बोला? यस सर। स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, दैट मींस माइनस एफ पॉजिटिव है, तो एफ क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। एफ नेगेटिव का मतलब क्या है, इधर क्या है, नेट अट्रैक्शन, है ना? और इधर देखो स्लोप नेगेटिव है ना, हाँ। है ना? तो स्लोप नेगेटिव का मतलब डी यू बाई डी आर नेगेटिव, तो माइनस एफ नेगेटिव, तो एफ क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इधर कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव, है ना? तो ये जो पोजीशन है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पे स्लोप क्या हो जाता है, जीरो ना। यस सर। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो ना, हाँ सर। है ना? तो दिस इज द डिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, कि यहीं पे बॉन्ड बनता है जहां पे नेट फोर्स जीरो, ठीक है? दैट वाज थ्योरी इन बैलेंस बॉन्ड। और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये इसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है?
इसकी बात वापस करेंगे हम लोग, बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ाऊंगा ना तो उसमें वापस ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये समझ में आ रही है? So can you please repeat the net repulsive part? सी du by dr, यहाँ ग्राफ देखने से क्या लग रहा है इस जोन में, अच्छा चलो उसी जोन में जाते हैं। उस ग्राफ में देखो ना, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव दिख रहा है ना? Yes sir. ग्राफ का स्लोप नेगेटिव का मतलब du by dr नेगेटिव, Yes. एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, तो माइनस एफ नेगेटिव, हाँ तो एफ क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहे तो क्या हो गया? नेट फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। नेट फोर्स रिपल्सिव, पॉजिटिव साइन के साथ फोर्स मतलब ये रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव साइन के साथ फोर्स मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए बोला मैंने इस रीजन में ये जो लाइन मैंने वर्टिकल ऐसा ड्रॉ किया है उसके लेफ्ट साइड में क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां क्या काम कर रहा है? रिपल्सिव। और इधर स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस एफ पॉजिटिव है, और एफ सॉरी स्लोप जो है यहाँ पॉजिटिव है तो दैट मींस एफ नेगेटिव है, इसका मतलब इस रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है? Okay sir, thank you. Could you Sir, please bond repeat the enthalpy. bond enthalpy? अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है? देन देयर इज अ पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 होता है, उससे ज्यादा अगर क्लोज गया तो फिर रिपल्सिव फोर्स काम करता है, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास में आप एक बार रिवाइज कराओगे ये? हाँ जी रिवाइज, वो मैं बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा। सर बॉन्ड एंथैल्पी का आप एक बार बताएंगे इस ग्राफ में? अब देखो क्या था, जब एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो उनकी एनर्जी नेट 0 थी, है ना? 0 को देखो अप्रोच कर, हाँ बॉन्ड फॉर्म करने से देखो एनर्जी इतनी गिर गई ना, दैट मींस इतनी एनर्जी रिलीज हुई ना, हाँ तो जो डॉटेड एनर्जी लाइन है वो फॉर्म में क्या बोलते एनर्जी हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। दैट मींस अगर तुमको उनका बॉन्ड ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, है ना? हाँ तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कंप्लीटली, है ना? सर मतलब एक्स एक्सिस से नीचे जो डॉटेड लाइन है वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतने पोर्शन में जाएगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना। डिक्रीज करने का मतलब क्या? सिस्टम अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब वो लूज कर रहा है ना एनर्जी, हाँ ठीक है? सो दैट्स हाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट। नहीं, तो अभी मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, दैट मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है? तो मान लो 0 से -10 पे चला गया तो 10 इज द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है? ओके ठीक है ना? ये था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी जब एमओटी में लगाते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ पर दो तरह की बात की गई है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीएमओ, बीएमओ की कहानी वैसी है जैसे सर। हाँ जी सर आप ये प्लीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी हमारा भी एक काम करो, इसका डायग्राम बना दो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ओके सर। हाँ चलिए। बीएमओ में कहानी सेम है, ये आधा छोड़ने पे फिर मजा नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में। यस सर। बीएमओ की कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है? दिस इज बीएमओ। तो बीएमओ के लिए जब हम लोग लाइन देखते हैं तो इट इज लाइक दिस वन, कि यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस से ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है इससे इधर नेट अट्रैक्टिव फोर्स है और इधर नेट रिपल्सिव, ठीक है? लेकिन एबीएमओ के लिए बात करते हैं तो एबीएमओ का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। दिस इज एबीएम। स्लोप देखो ना, स्लोप हमेशा नेगेटिव है ना? हाँ स्लोप हमेशा नेगेटिव होने का मतलब du by dr नेगेटिव है तो माइनस एफ नेगेटिव है, और माइनस एफ नेगेटिव है तो एफ क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और एफ पॉजिटिव होने का मतलब नेट रिपल्सिव फोर्स होता है ना? हाँ इसके लिए पूरे रीजन में कभी भी नेट हमेशा रिपल्सिव फोर्स ही काम करता है, ठीक है? सर एक लास्ट टाइम एबीएमओ का बताएंगे? एबीएमओ में क्या बोला? ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना? हाँ। और ऐसा ग्राफ होने का मतलब स्लोप क्या है? देखो नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब du by dr नेगेटिव। हाँ। du by dr नेगेटिव का मतलब माइनस एफ नेगेटिव। माइनस एफ नेगेटिव का मतलब एफ क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव एफ का मतलब क्या? रिपल्सिव। हाँ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब एबीएमओ में रहेगा इट विल ऑलवेज हैव नेट रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है? यस। वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि बट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन एबीएमओ नेचर ऑफ नेट फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, ठीक है? इसको नोट कर लो।
इसी स्टेटमेंट से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव टू द एप्लीकेशन की ये सब जो ऑर्बिटल्स आए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहे ताकि उसकी नेट एनर्जी जो है डिक्रीज हो, दैट मींस उसकी नेट स्टेबिलिटी बढ़े। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये तो बात की हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी में कि देयर शुड बी नेट डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तभी जाके वहां पर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, है ना। इसको नोट कर जाओ, फिर हम लोग एंड करेंगे आज का क्लास। सर पोटेंशियल एनर्जी वाला इन वीबीटी का भी नोट करना है अभी। हाँ अभी नोट कर लो ना साथ में, जो कि पहले नहीं बताया ना तुम लोगों को। नॉर्मली मैं स्टार्ट में बताता हूँ, जिनका शुरू से क्लास लेता हूँ ना उनको पहले क्लास में बता देता हूँ। तुम लोगों का पहला क्लास मैंने नहीं लिया था इसलिए मैंने नहीं बताया, है ना। तो साथ में ही नोट कर लो, ठीक है। ओके सर आप ये प्लीज रिवाइज कर देना नेक्स्ट। हाँ मैं रिवाइज करवा दूंगा, बट नोटेड रहेगा तो जल्दी रिवीजन होगा ना। हाँ सर नोटेड है। सर हो गया ना, फिर लीव कर सकते हैं अगर लिख लिया तो। मजाक, क्या फर्क पड़ता है। हो गया जा सकते। सर हाँ जी सर वो ग्राफ क्या एक्सपेरिमेंटली आया? हाँ ग्राफ का मतलब वो नहीं, कैलकुलेशन से भी आता है बट अपने रेंज से बाहर है वो कैलकुलेशन, है ना। ओके सर। सर और वो du/dr में u क्या है? u इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके सर। r इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ठीक है, Okay, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना, अगर डाउट है तो u लिख लेना ब्रैकेट, एंड दिस इज r, दिस इज u, दिस इज r। डन? यस सर। यस सर। चलो Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास यहीं से हम लोग कंटिन्यू Thank करेंगे। you, sir. फिर याद दिला देना मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी हम लोगों ने, एंड देन विल कंटिन्यू एंड ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा कल की क्लास, ठीक है।